से तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग घर पे तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? आप अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या कहोगे? कितना डिफिकल्ट होता है स्विच करना एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में? तो ये जो कंपैरिजन वाली मेंटेलिटी है वो बच्चे को किस तरीके से हार्म करती है, इफेक्ट करती है? आपने क्रैक किया और फिर उसको छोड़ दिया, क्या लॉजिक है इसके पीछे? मतलब हर स्टेट का एक बॉन्ड होता है, जैसे कि हरियाणा के पास 5 इयर्स का बॉन्ड है। साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टिव नहीं होता जा रहा? ये 17-18 साल के बच्चे किसी रिलेशन में है, कितना समझ पाते हैं इन चीजों को? पेरेंट्स को लगता है कि बस बाहर से ना थोड़ा सा ज्यादा इज्जत मिल जाएगी। इसका क्या रिएक्शन था कि क्या करें? पेरेंट्स तो हमेशा ही सपोर्टिव होते हैं। पेरेंट्स हमेशा नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आप रोए हो? हेलो दोस्तों, मैं यहाँ आज हुमायूं टॉम पे हूँ। यहाँ ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मैं यहाँ किस लिए हूँ वो बता देता हूँ। मैं यहाँ अपने एक गेस्ट के साथ हूँ जिसने 2025 में नीट क्रैक किया और नीट क्रैक करने के बाद उसने क्या किया कि भाई अब उसको प्लान बी की तरफ जाना है, प्लान ए को स्विच करके। नीट में वो अपना करियर अब नहीं देख पा रहा है, तो उनसे हम यही बात करेंगे कि पहले उन्होंने नीट को एज अ करियर ऑप्शन चूज किया, फिर उसके बाद करियर स्विच करना उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने फ्रेंड दीपांशु से, जो कि लास्ट ईयर के नीट क्रैकर रह चुके हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड कैसे हो भाई आप? बढ़िया। तो आप बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि ये नीट जो कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम है ना, उसको क्रैक करना और फिर उसको स्विच करना, ऐसा क्यों? सिचुएशंस ऐसी बनी। पहली बात तो पढ़ाई करके मैं नीट क्रैक किया है, इस चीज़ में मुझे काफ़ी मज़ा आया। मतलब आपको काफ़ी सारी चीज़ सिखाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट सिचुएशंस ऐसी बनी कि मुझे वो एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा। एंड फिर मुझे समझ आया कि यार बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं इस लाइफ के अंदर जिनसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, और मुझे पहले से बेटर लाइफ लग रही है अब, क्योंकि अब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी है और मैं अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ। क्या ये आपका ड्रीम था या फिर फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी ऐसी? जिस एज में मैंने सब स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती। एंड मेरे फैमिली के अंदर था कि डॉक्टर थोड़ा प्रेस्टीजियस तरीके से देखा जाता है, तो मुझे बता दिया गया। एंड मैंने भी ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, तो शायद ये ड्रीम में मुझे बताया गया और उसके बाद मैंने इसे बनाया अपना ड्रीम। बट ठीक है आपको इसके लिए कोई वैसा जवाब नहीं है मेरे पास। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो ये एस्पिरेंट्स नीट की प्रिपरेशन करते हैं, क्या ये स्लोली अपने पर्सनैलिटी को लूज कर देते हैं? हाँ, जेन्युइनली। क्योंकि मैं अपने टाइम का बताऊं, मैं जब पढ़ाई करता था तो उस टाइम सिर्फ मुझे पढ़ाई दिखती थी और सिर्फ सोना है और कोई भी तीसरा काम नहीं है हमारा। और उस टाइम पे आप लोगों से बात करना छोड़ देते हो, फिजिकली अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हो, मेंटली ध्यान देना छोड़ देते हो। आप सिर्फ उस किताब का और आपका रिश्ता रह जाता है और किसी चीज़ से रहता ही नहीं। तो उस टाइम पे आपके पर्सनैलिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा आते हैं। उनके ऊपर आप तब काम करना शुरू करते हो जब एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी पर्सनैलिटी उस पर ध्यान दो एग्ज़ाम के साथ साथ ही। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने 4-5 साल निकाले, उस दौरान किस प्रेशर और किस चैलेंज से आप गुजरे हो? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बीइंग अ डॉक्टर इंडिया के अंदर बहुत प्रेस्टिजियस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, पहले के टाइम पे ऐसा देखा जाता था कि यार डॉक्टर बनना बहुत बड़ी चीज़ है। सेकंड थिंग है कि 26 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और आपको हर वक्त सिर्फ कुछ ही सीटें हैं, 26,000 सीटें हैं, और उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। और वहाँ पे ऐसा होता है कि यार मतलब सिलेक्शन रेशियो जो है ना 1 in 100 होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि अच्छी कोचिंग्स हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, और आप जब नॉर्मल फैमिली से आते हो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेस पढ़ाई करनी पड़ती है, रिग्रेस आपको रिवीजन करना पड़ता है, और सब कुछ एक ही दिन डिसाइड कर रहा होता है वो 3 घंटे। तो मतलब जब आपका पूरा साल कोई 3 घंटे डिसाइड करे तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है उस चीज़ में। दूसरी बात, पेरेंट्स भी ऐसे देखते हैं कि यार हम लोग तो सारी फैसिलिटीज़ दे ही रहे हैं, तो बच्चे को क्लियर कर लेना चाहिए। पर ये पुराना टाइम नहीं है ना, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, लोग प्रिविलेज ज़्यादा हैं, कोचिंग इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है चीज़ों को लेकर। सही बात है, प्रेशर होगा क्योंकि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। ठीक है, एक चीज और बताओ कि जब हम तैयारी तो कर रहे हैं, प्रेशर चैलेंजेस भी हम झेल रहे हैं, उसके साथ साथ क्या कभी ऐसा होता है कि हमारा लोवेस्ट फेज चल रहा होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो उन लोवेस्ट फेज को हम किस तरीके से टैकल करते हैं? सबसे ज़्यादा मैं लोएस्ट फेज़ मानता हूँ जब आपको ना सबसे ज़्यादा अजीब लगता है, जब आपके साथ के दोस्त होते हैं और वो कॉलेज जाने लग जाते हैं, चाहे नॉर्मल कॉलेज ही हो। अब जब हम सब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं ना एग्जाम के लिए, हम बच्चे ही होते हैं, 17-18 की एज होती है, हमें फोमो फील होने लगता है। हमारे दोस्त जा रहे हैं, फेस्ट के अंदर जा रहे हैं, कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं,
और हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, या तो कोई घर पे पढ़ने बैठ रहा है या लाइब्रेरी जा रहा है। बस पूरे दिन की दिनचर्या ये है, सुबह उठना है, लाइब्रेरी जाना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो रात को खुद को कोसना है और सो जाना है। दिक्कत ये आती है इस चीज के अंदर। कुछ लोग लाइब्रेरी से तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग घर पे तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? कहाँ पे बेटर एनवायरनमेंट मिलता है कि स्टूडेंट को? मैंने अपनी जो नीट की पढ़ाई है 2 साल, वो मैंने स्कूल के बाद लाइब्रेरी के अंदर करी है। मैं बताता हूँ, मैंने दोनों जगह करके देखा है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ। घर पे जब मैं पढ़ाई करता था ना, आपको बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि यार घर का कोई इंसान बुला ना ले, कोई छोटा मोटा काम ना बता दे, या फिर जैसे कि ना आपके सबके घर में 4 बजे चाय बनती है, दीपांशु चाय पीने आ जा। अब अगर आप 10 मिनट के लिए भी उठ गए ना, फिर आपको थोड़ा ब्रेक लेने का मन कर जाता है। लाइब्रेरी में ना इशू बिल्कुल नहीं रहता, आप जाके बैठे हो, आप घर की चिंताओं से मुक्त हो और आप पढ़ने बैठो आराम से, जितनी देर की आप सिटिंग देना चाहो दे सकते हो। रात को अपना 8 बजे उठो, घर जाओ। तो लाइब्रेरी के अंदर मैं मानता हूँ ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर आप दोस्ती यारी में नहीं हो। मतलब लोग क्या करते हैं बहुत बार कि लाइब्रेरी के अंदर जाके दोस्त ज़्यादा बना लेते हैं, फिर वो आपका स्कूल और कोचिंग ही हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आप पढ़ोगे कैसे जब आपके दोस्त ज़्यादा हैं। सही बात है, मतलब कि नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो लाइब्रेरी में ज्यादा निकल रहे हैं हाँ। एज कम्पेयर टू होम। होम। ठीक, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो क्या है कि कंपैरिजन में बहुत बिलीव करती है, कि पेरेंट्स जो हैं और रिलेटिव्स जो हैं वो अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन वाली मेंटेलिटी है वो बच्चे को किस तरीके से हार्म करती है, इफेक्ट करती है? तो इंडिया के अंदर क्या होता है नॉर्मली कि ना, आपके रिलेटिव्स और आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर करते रहते हैं। नॉर्मली आपके नेबर्स भी कंपेयर करते हैं आपको। तो जैसे कि मेरी फैमिली के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब मेरी एज के ही काफ़ी लोग हैं, और उनसे मुझे कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और अपने कजन से, रिलेटिव से, लेकिन फिर भी कि बच्चा आपका सिर्फ 12th के बाद अभी खाली बैठा हुआ है, आपका बच्चा अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, और कुछ करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और अगर आप इनके बारे में ही सोचते रहोगे ना, तो सच बात बताऊं, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको एक टाइम के बाद से इग्नोर करना ही पड़ता है कि यार कौन क्या कह रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इवन रिलेटिव्स ही नहीं, कभी कभी पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं अपने ही बच्चों को कि यार तू अभी तक सिर्फ पढ़ ही रहा है और तुम्हारे सिबलिंग्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सही बात है। तो एक चीज और कि जैसे बच्चा है, नीट की प्रिपरेशन करने आते हैं, तो 17 से लेके 21 साल 20 साल इतनी एज होती है उनकी। तो इस एज में ये कंपैरिजन वाली जो मेंटेलिटी उनके अंदर आ जाती है ना, एक सेल्फ बिलीव नहीं आ पाता उनको, तो उसको वो टैकल कैसे करें? इसका कोई ये सब चीज़ें ना आपको टैकल, ये सब आपको समझ ही तब आता है कि यार ये सब, मतलब मुझे अब तक कंपेयर किया जा रहा था, और ये सब बुरा लगना ही तब बंद होता है जब आप कहीं सेटल हो जाते हो, या तो आप कोई और डिग्री करने लग जाओ, या फिर आप नीट ही क्लियर कर लो। क्योंकि ना जो एक अच्छी उम्र होती है ना, जब आप इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के अंदर पढ़ जाते हो, तो उस टाइम आपकी इतनी नॉलेज नहीं होती कि यार कोई मुझे बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है। एक बारी को कोई बड़ा एग्जाम होता है, जैसे कि कैट का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, इन टाइम पे जो बच्चा होता है ना, वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, अप्रॉक्सीमेटली 23-24 ईयर्स का एस्पायरेंट होता है। उसके पास जो होती है ना अपनी नॉलेज होती है, उसको समझ होती है कि यार कोई मुझे बुरा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, कोई मुझे अच्छा बोल रहा है क्यों बोल रहा है, और मुझे क्या करना है उस बंदे को पता होता है। पर हमारी एज के अंदर भाई पेरेंट्स ने बोल दिया ये करना है, तो फिर हमें करना है। हाँ, ये दिक्कत होती है। तो बच्चे को ये सब समझ ही तब आना शुरू होता है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कहीं सेटल हो जाता है थोड़ा। नीट क्रैक करना मिलियंस बच्चों का ड्रीम होता है, आपने क्रैक किया और फिर उसको छोड़ दिया, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो मैंने नीट 2025 क्रैक किया था, और उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई थी, हार्डेस्ट पेपर आया था। फिर काउंसलिंग स्टार्ट हुई, काउंसलिंग के अंदर कॉलेज अलॉट होते हैं, तो मुझे अलॉट हुआ था आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़। ठीक है, पहली बात तो मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, तो काफ़ी दूर मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था। मैं वहाँ पे जाता हूँ, एंड तब जाके मुझे पता चलता है कॉलेजेस के साथ ना एक बॉन्ड का इशू भी होता है। मतलब हर स्टेट का एक बॉन्ड होता है, जैसे कि हरियाणा के पास 5 ईयर्स का बॉन्ड है। अब अगर वहाँ पे कोई बच्चा एडमिशन लेता है ना, तो उसको अपनी एमबीबीएस पूरी करने के बाद 5 साल तक वहाँ पे सर्विस देनी पड़ती है। उसका वो लोग पे करते हैं, नॉर्मल कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं, लेकिन आपको 5 साल आप वहाँ से नहीं आ सकते, तब तक आपको आपकी एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिलेगी। सेकंड थिंग है, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, 10th 12th की मार्कशीट, काफ़ी मेन डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। ठीक है, जब मैं आसाम गया तो वहाँ पे 5 ईयर्स का बॉन्ड था। अब इशू क्या आया वहाँ पे, पहली बात तो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर है। सेकंड थिंग है यार, 5 साल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि 5 साल की तो पहले एमबीबीएस ही लग जाएगी, उसके बाद 5 ईयर्स और हो जाएंगे, तो 10.5 ईयर्स, वो भी अपनी प्राइम उम्र में, क्योंकि मैं 20 की एज थी जब मैंने क्लियर किया था, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इतना दूर तो नहीं जाना। क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट आया जब लगा हो कि अब ये जो ड्रीम है वो आपके लिए नहीं है? तो जब मैं असम से वापस आया, मेरा कॉलेज का सिलेक्शन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली नवंबर के अंदर। फिर मैं वापस आया, अब जिस चीज़ के लिए मैंने 3 साल पढ़ाई करी है, एग्ज़ाम क्लियर किया है, उस कॉलेज को मैं छोड़ के आ रहा हूँ। तो मेरी उम्र भी कच्ची है, 20 की एज के अंदर।
आपको दुख होता है। मुझे काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ से उभरने में, अबाउट 15 to 20 डेज। यार मैंने इतने बड़े डिसीजंस लिए हैं, अब आगे क्या करना है। बट उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि सिर्फ डॉक्टर बनना ही सक्सेसफुल होने का तरीका थोड़ी ना है इस लाइफ के अंदर। तो तब थोड़ा डिप्रेसिंग फेज था, लेकिन उसके बाद जाके चीज़ समझ आने लग जाती हैं। और आप जब बड़े होने लगते हो, आप देखने लगते हो कि यार सिर्फ एक ही तरीका नहीं है और सिर्फ यही पढ़ाई नहीं है जिस वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपके पास काफ़ी तरीके हैं। वो तो समाज ने ओवर हाइप्ड कर रखा है कि यार डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर पेरेंट्स को लगता है कि यार बच्चे की क्या मेंटल स्टेट है वो पेरेंट्स नहीं देख रहे होते। बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है कि बस बाहर से ना थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत मिल जाए कि अरे इनका बच्चा तो डॉक्टर है, इनका बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है। बाकी बच्चे के ऊपर क्या बीतती है ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ खुद ही बचानी होती है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैं यही एडवाइस दूंगा, आपकी मेंटल हेल्थ आपके हाथ के अंदर ही है। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का, जब मैं छोड़ के आया था कॉलेज, तब तो जब सारी चीज़ जस्टिफाई हो रही थी कि यार 10 साल नहीं दे सकते, तो मेरे पेरेंट्स भी कह रहे नहीं दे सकते, वो ठीक है। बट पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगा कि यार 3 साल बच्चे के बर्बाद हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए मुझे बोला गया था कुछ दिन कि यार 3 साल वेस्ट कर दिए, कहीं और एडमिशन लेता है फिर कुछ और। बट अब नहीं लगता ये चीज़। अब ना पेरेंट्स बोलते, दूसरी बात मुझे भी इतनी मैच्योरिटी है कि 3 साल चले गए तो चले गए, कहीं और चले जाते, यहाँ चले गए। सही बात है। तो क्या लिविंग हार्डर है प्रिपेयरिंग से? हाँ, लिविंग हार्डर है। प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि बस आपको रोज सुबह उठना है, एक ही काम करना है। जब आप किसी चीज़ को चेंज करते हो ना लाइफ में, वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं सुबह रोज उठता था, पढ़ाई करता था और रात को जाके सो जाना, यही 3 काम होते थे। लेकिन जब मैंने लीव किया तो मुझे अपना नेक्स्ट ऑप्शन भी देखना है। मुझे भी सोचना है कि यार 3 साल वेस्ट हुए हैं, तो मुझे इनको कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि मेरे जितने, हमें कंपेयर किया जाता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप कहाँ पे उस टाइम पे। तो जब तक मेरे फ्रेंड्स सक्सेसफुल होंगे अबाउट 25 ईयर्स तक, तब तक मुझे भी अपने आप को सेटल करना है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। लिविंग डेफिनेटली हार्डर है। नीट के बच्चे 11th-12th से ही क्या करते हैं, लाइब्रेरी जाने लगते हैं या फिर कहीं ना कहीं बैठ कर वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वो एक अपने कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं, ऐसे जोन में जहाँ कि उनको ना एक लगता है कि उनको एक मिल रहा है कि टाइम है पूरा, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, एक बढ़िया सा चल रहा है उनका। लेकिन एक समय आता है जब उनको छोड़ना होता है, फैमिली प्रेशर या खुद का ही होता है कि भाई मुझे अब प्लान बी की तरफ जाना है प्लान ए से। तो उस दौरान जब बच्चा स्विच करता है एक सेगमेंट से दूसरे पे, तो कितना हार्डर होता है उसके लिए इस जोन से निकलना? तो 11th-12th से ही बेसिकली लोग नीट की पढ़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रीज, और अगर आपको एग्जाम निकालना भी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपको मिनिमम 2 साल की प्रिपरेशन चाहिए। और इस चीज़ की प्रिपरेशन लोग करते रहते हैं 4-4, 5-5 ड्रॉप लेके भी, 20-25 ईयर्स तक भी चलता रहता है लोग की प्रिपरेशन। तो ना इंसान एक कंफर्ट जोन के अंदर पहुंच जाता है कि यार मतलब किताबें उठानी है, वही नीट की सेम किताबें उठानी है, पढ़ना है और उसके बाद एग्जाम दे के आ जाना है। दोबारा फेल हो गए, दोबारा से यही करना है। बट रियलिटी होती है कि भाई आप बहुत ज़्यादा साल नहीं दे सकते इस एग्जाम को, क्योंकि आपको सक्सेसफुल भी होना है बहुत जल्दी, आपको कमाना भी शुरू करना है। क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर अगर 25-27 की एज तक कमा नहीं रहे, तो फिर आप कुछ तो गलत कर रहे हो। तो ये वाली प्रॉब्लम है। नीट प्रिपरेशन के दौरान बच्चों के पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे मेंटली, फिजिकली भी और इमोशनली भी वो अटैच्ड हो जाते हैं इन एग्जाम्स के को लेकर। तो ये जो री नीट का फेज चल रहा है अभी, नीट के एग्जाम्स कैंसिल होना, फिर री नीट अनाउंस होना, तो जो एक 1.5 महीने का गैप हुआ है, इसमें बच्चा बिल्कुल एक अनसर्टेनिटी से गुजरता है। उसको कैसे टैकल करते हैं वो? सबसे पहले तो जब ऐसे दोबारा से एग्जामिनेशन होते हैं, जब एग्जाम्स दोबारा कराए जाते हैं, तो एग्जामिनेशन जितने भी कॉम्पिटिटिव होते हैं ना, उनके अंदर पढ़ाई ऐसे करनी पड़ती है कि यार एक फिक्स डेट है, हमें उसके आसपास ही अपनी रिवीजन भी प्लान करनी है, 3 महीने पहले टेस्ट भी प्लान करने, सब कुछ हमें उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। और जब एग्जाम आता है तो उस टाइम बच्चा पढ़ भी बहुत ज्यादा रहा होता है, सीरियस होता है, 15-16 आवर्स लगाना उसके लिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम कैंसिल हुआ और उसके 1 महीने बाद से दोबारा आपका एग्जाम है, तो आपके अंदर ना इतनी ज्यादा इमोशनली और मेंटली आप बचते नहीं हो कि यार हम दोबारा से 1 महीना पढ़ पाए। तो काफी चैलेंजिंग होता है ये चीज। इवन रीनीट मुझे भी देना है इस बार, मैंने इस साल नीट दिया था बिकॉज मेरे पास मुझे सीयूटी भी देना था, दैट्स व्हाई। तो मेरे लिए भी काफी मुश्किल है रीनीट के लिए दोबारा से पढ़ना। और ये इस चीज की कमी सिर्फ एक ही चीज को नहीं कह सकते, गवर्नमेंट की भी कमी है। दूसरी बात, एग्जाम भी ऐसे डिजाइंड है जिनके अंदर यार बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं दिया जाता, और ये काफी चैलेंजिंग चीज है बच्चों के लिए। इंडिया में जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टिव नहीं होता जा रहा? हाँ, साइकोलॉजिकली बहुत एग्जॉस्टिव है। पहली बात तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, जैसे जैसे अच्छी कोचिंग्स आ रही हैं वैसे वैसे करके ना हम लोग
ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पहली बात। तो सेकंड थिंग है, हमारे जो पेरेंट्स हैं और रिलेटिव्स हैं वो अपने टाइम से कंपेयर करते हैं। उस टाइम के अंदर क्या होता था, एजुकेशन उतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं थी, मतलब हर किसी को उतनी एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, पर उस टाइम एग्जाम्स निकालना थोड़ा सा ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान होता था। अब क्या है, अब बच्चे भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं, और कंपटीशन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पायरेंट भी ज़्यादा है, सीटें रिलेटिवली काफ़ी कम है। रीनीट, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा हेल्पलेस नजर आ रहे हैं मुझे। तो ऐसा सिचुएशन जो ये क्रिएट हुआ अभी, रीनीट और नीट के बीच का जो एक ड्यूरेशन है, तो ऐसे फेज से निकलने के लिए आपका क्या सजेशन होगा? बेसिकली मेरा सजेशन है, अगर कोई बच्चे हैं जिनका नंबर अच्छे आ रहे थे, क्योंकि एग्जाम एक बार हो चुका है और सेम एनटीए नहीं करवाया है, तो जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे या फिर कंपैरेटिवली काफ़ी पास थे वो कट ऑफ के, तो मैं उनको रेकमेंड करना चाहूँगा कि यार आप लोग थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लो, क्योंकि 1 महीने की बात है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनोगे अपने लिए बनोगे, और 1 महीने के लिए पढ़ना उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मानता हूँ मेंटली काफ़ी चैलेंजिंग है, बट कुछ चैलेंजेस तो लाइफ में लेने पड़ते हैं जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम सोचा। सेकंड थिंग, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार 300 नंबर आए थे, 200 नंबर आ रहे थे, कि हमें दोबारा से एक मौका मिला है, तो दोबारा मौका नहीं मिला। बेसिकली आपकी जो अगला ड्रॉप है, अगर आप ड्रॉप लेने वाले थे या फिर आप कोई और डिग्री करने वाले थे, उसके अंदर आपके ऊपर एक पूर्ण विराम लग रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो अपना जो डिसीजन है वो सोच के बनाया जाए इस चीज़ के ऊपर। और जो ये बच्चे काफ़ी क्लोज है कट ऑफ के, उन लोगों को मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाए। बाकी जैसा एग्जाम जाएगा फिर वो जाएगा ही, आप उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, बस मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो होता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको बस चीज़ें छोड़नी पड़ती है लग के ऊपर। रीनीट का जो फेज है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है, और शायद आप भी इसको महसूस कर पा रहे होगे, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया में जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं, रीनीट होने की वजह से बहुत सारे लोगों का ना जो प्रिपरेशन का शेड्यूल है और जो भी उनका समय है वो एक्सटेंड हुआ है थोड़ा, और वो एक अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं, जैसे कि उनका होगा नहीं होगा, है ना। तो ऐसे दौर में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो कितना मायने रखता है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना सुसाइड कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे हैं कि भाई कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे फेज से कैसे निकला जाए? पहली बात तो यार, जब हमने इस एग्जामिनेशन की पढ़ाई शुरू करी थी, सब लोग कम उम्र के अंदर स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी। और उस टाइम पे जो होता है, आप मेंटली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते कि आप इतने बड़ी बड़ी चीज़ें देख पाओ, क्योंकि आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो एक ही जगह चल रही होती है, सिर्फ नीट 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 और कुछ भी नहीं है। और जब जिसके अच्छे नंबर भी आ रहे हो, उसके लिए भी रीनीट दोबारा से हो रहा हो, कोई एग्जाम दोबारा से हो रहा हो, तब ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। इस टाइम पे बेसिकली पेरेंट्स बहुत बार नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि यार हमारे बच्चा किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, तो पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में। दूसरी बात, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, बेसिकली फ्रेंड्स तो थोड़ा बहुत कर भी देते हैं, पर हमारे पेरेंट्स थोड़े पुरानी जनरेशन के हैं, डेट्स वाई बहुत बार पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पाते। और जो बंदा इसको खुद काफ़ी लोग खुद सर्वाइव कर लेते हैं, मैंने भी खुद ही सर्वाइव कर लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते और फिर वो गलत कदम उठाने की सोचते हैं। और एक एग्ज़ाम के लिए यार, एक लाइफ एक एग्ज़ाम के बराबर कभी नहीं हो सकती, लाइफ हमेशा पहले प्रायोरिटाइज होती है। तो मैं जितने भी लोग व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं, जो भी रीनीट दोबारा से देंगे, उनको मैं यही कहूँगा यार, एग्ज़ाम निकलना ना निकलना अलग चीज़ है, बट आपकी लाइफ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है, उसकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपने सारे डिसीजन ठीक ले सके। वो जो भी चीज़ कर रहा है उसके बाद वो आपकी तरफ देखता है कि यार क्या मैंने सही किया, गलत किया, और अगर आप उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि ठीक किया, तो उसे लगता है कि उसने ठीक किया, वरना उसे गलत ही लगेगा। तो आपका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसे फ्रेंड्स के बाद सिर्फ आप ही दूसरे इंसान बचते हो जो उसे सपोर्ट कर सकता है कि यार कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ना है, या फिर कोई बात नहीं, कुछ और कर लो। ये सब सिर्फ पेरेंट्स का और दोस्तों का ही मैं मानता हूँ रोल होता है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ पेरेंट्स को समझना। तो जो ये पेरेंट्स हैं, बच्चे के मेंटल स्टेट और उसके मेंटल प्रेशर को समझ पाते हैं? इन दिस जनरेशन नहीं, बिकॉज फिर वही बात आ जाती है कि जब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते थे, उस टाइम पे भी होते सरकारी एग्जाम बोलते हैं जिन्हें, नीट वीट अब आने शुरू हो गए हैं थोड़े से, मतलब 36 ईयर्स हो रहा है, बट उस टाइम पे जो था, एजुकेशन कम थी, एजुकेशन कम लोगों को मिल पाती थी, बट कट ऑफ काफ़ी नीचे जाती थी। सेकंड थिंग है, काफ़ी कम लोग बैठते थे, तो सिलेक्शन रेशियो उस टाइम पे बहुत अच्छा था। अब क्या हो गया है, एजुकेशन का लेवल बढ़ चुका है, इस वजह से बच्चे भी ज़्यादा हो चुके हैं, बच्चे समझदार होते जा रहे हैं, हर जनरेशन के साथ बच्चे समझदार होते जाते हैं। तो बच्चे समझदार होते जाने से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, और आप पॉइंट पॉइंट नंबर से मिस कर रहे होते हैं कट ऑफ को। एक नंबर के ऊपर 500-600 बच्चे होते हैं, और इतने
नंबरों से मिस कर रहे होते हो, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि पुराने टाइम से अब थोड़ी सी चीज़ें हार्ड हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मामले में। हाँ, हम डिजिटली काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास एआई है, इंटरनेट है, पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए बहुत चीज़ें हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के खेल के अंदर कॉम्पिटिशन भी तो साथ साथ बढ़ रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा पेरेंट्स को समझना चाहिए। इस चीज़ को लेकर रूड नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर कि यार तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर ऐसा कुछ। अब बच्चा अगर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत बार चीज़ें नहीं होती जैसे सोचते हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि पेरेंट्स जो हैं वो बेसिक फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करा देते हैं बच्चे को, लेकिन जब बात आती है बच्चे को समझने की तो वहां वो लैग कर जाते हैं। इस चीज़ का मैं इस चीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उनके टाइम के अंदर, जब पुराना टाइम था, उस टाइम पे ये सब नहीं होता था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। बट अब के टाइम में चीज़ थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से। उनके टाइम के अंदर क्या था कि बच्चा पढ़ना है और उसके बाद फिर अगर बच्चे ने पढ़ा है पहले के टाइम में तो उसका सिलेक्शन हो ही जाता था, क्योंकि सीटें एम्पल थी और थोड़ा एजुकेशन लेवल कम था, वो आपको खुद ही करना पड़ता था। बट अब क्या है, कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से बट पेरेंट्स के सपोर्ट की जाता है, पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पाते। थोड़ा सा इसलिए फर्क पड़ता है, दोनों की जनरेशन में गैप है और इसके अंदर पूरी तरह उन्हें भी गलत नहीं बोल सकता। जनरेशन गैप जो है वो बच्चे को समझ नहीं पाता। हाँ। उस लेवल से जो दौर उनका था और जो दौर आज बच्चों का है उसमें थोड़ा सा गैप है। जो कि बच्चों को पेरेंट्स से अलग कर देती है। काफी गैप है। भाई आपने स्टार्ट की नीट की प्रिपरेशन, उसे क्रैक भी किया, अपना पूरा समय दिया, 5 साल 6 साल 4 साल जो भी, फिर उसके बाद लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट किया। कितना डिफिकल्ट होता है स्विच करना एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में। तो इसके अंदर फिर वही वाली बात है कि कंफर्ट जोन छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे होते हो कि आपको सिर्फ सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, सोना है। लेकिन जब आप दूसरी चीज़ें देखते हो, सेकंड थिंग है, हम उतना रिसर्च करके रखते हैं। जैसे हमें कोई एग्जाम पता चलता है 17-18 की एज में, हम सिर्फ उसी को ही फैंटिसाइज करने लग जाते हैं कि अरे ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी ने भी कुछ एग्जाम्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रखा है कि यही चीज़ें करनी है, मतलब इन्हीं चीज़ों को करने से आप सक्सेसफुल काउंट होगे। बट ऐसी बात नहीं है, तो चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरी बात, कुछ अच्छे ऑप्शंस जो आपको अलाइन भी कर रहे हैं, बहुत लोग ना अपना इंटरेस्ट भी नहीं ढूंढ पाते इस चक्कर में, क्योंकि उनको छोटी उम्र के अंदर लगा दिया जाता है इसी चीज़ में कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। और मान के चलो किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को फैशन पसंद है, ये चीज़ तो एग्जिस्ट भी नहीं करती इंडिया के अंदर, इन चीज़ों के ऊपर तो बात भी नहीं होती। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप फिर बाद में एक्सप्लोर करना शुरू करते हो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है बाद में। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ करना भी। डेफिनेटली हार्डर है, बट ये चीज़ आपको करके ही गुजरनी पड़ती है अगर आपको इस सोसाइटी के अंदर सस्टेन करना है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। करेक्ट। एक चीज कि जैसे आप जब प्रिपेयर कर रहे थे उस समय आपके और भी कलीग्स रहे होंगे, फ्रेंड्स रहे होंगे, जिन्होंने आपके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी और करी भी होगी, उन्होंने भी क्रैक किया होगा, तो कुछ ने एडमिशन ले लिया होगा और आपने लिया नहीं, तो वो कंपैरिजन क्या दिखाता है? मतलब डेफिनेटली कंपैरिजन तो होता है। मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर 2 लोग ने नीट क्लियर किया है एंड दोनों के दोनों एमबीबीएस कर रहे हैं। आज भी मेरे जो पुराने फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो बोलते हैं कि यार तू क्यों नहीं गया, बट वो मेरा डिसीजन था। सोसाइटी कंपेयर करेगी आपको हर पल, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी, आप कुछ बुरा कर रहे हो तो भी। अगर कोई बंदा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका यूपीएससी जब तक नहीं निकला तब तक वो ताने खा रहा है, एक बार निकल गया तो उसका सब कुछ वर्थ इट हो गया। सोसाइटी का काम ही कंपैरिजन करना है। अगर 4 लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो ये चीज़ से भी ओवरकम आपको खुद ही करना पड़ता है। मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर गेम ही होता है कि आपको हर चीज़ से खुद ही ओवरकम करना है। प्लान ए आपका नीट था, प्लान बी पे अब आप काम कर रहे हो, क्या उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे? बेसिकली मेरा प्लान ए नीट था और उस टाइम पे मैं सिर्फ नीट के बारे में ही, मतलब नीट की पढ़ाई करी है मैंने और मुझे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर भी नहीं करी थी मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने इस साल सीयूईटी दिया है एंड मैं राइट नाउ कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ पहले से ज़्यादा लाइफ। मुझे फिजिकली, आप ना एग्जाम्स के अंदर क्या बहुत सारी चीज़ें होते हो, जैसे कि आप फिजिकली, मेंटली, इन दोनों तरीके से आप पीछे रहने लग जाते हो सोसाइटी से। तो इन दोनों चीज़ों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ और आगे देखते हैं कौन सी डिग्री करेंगे। अभी फिगर आउट नहीं किया उतना ज़्यादा, बट हाँ। तो जो आपने ये करियर स्विच किया है, इसमें रिलेटिव्स, फैमिली ने इनिशियली जज किया आपको? इनिशियली हर कोई जज करता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हर कोई आपको जज करेगा। आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स थोड़ा कम जज करते हैं, फ्रेंड्स थोड़ा आपके जैसे ही होते हैं, बट हाँ बाकी मोस्टली लोग जज करते हैं जो आपको उतना अच्छे से नहीं जानते। सपोर्ट कहाँ से सबसे ज्यादा मिलता है? सपोर्ट मेरे ख्याल से
मेरे सिबलिंग्स अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इन दोनों चीज़ों के मामले में। तो इस वजह से मुझे सपोर्ट यहाँ से मिल जाता है। बाकी मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करते इस चीज़ को लेके कि क्या करना है। पेरेंट्स तो हमेशा ही सपोर्टिव होते हैं, पेरेंट्स हमेशा आई गेस नहीं कि सबके ही होते हैं। सपोर्टिव होते हैं, बट उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हाँ। थोड़ा सा आजकल टाइम पे हार्ड है। पेरेंट्स पुरानी जनरेशन है, थोड़ा सा लगता है इस मामले में। एक रैपिड सेक्शन करते हैं, ठीक है? डू यू रिग्रेट लिविंग नीट? नहीं नो। नहीं। अगर आपको सक्सेस को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? जिस भी चीज़ को करने में आपको मजा आता है बस वो करो, यही आपके लिए सक्सेस होनी चाहिए। आप उनको क्या कहोगे जो ड्रीम ए को छोड़कर ड्रीम बी की तरफ जा रहे हैं या फिर अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर पाए वो? अच्छा, तो कोई सा भी प्लान हो, मतलब आपका प्लान है, वो प्लान भी हो, जौन सा भी आपका सक्सेसफुल हो जाए वो ही आपका प्लान हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। और चीज़ें सिर्फ आपको सिखाने के लिए होती हैं। एक चीज जो नीट ने आपको सिखाई हो? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये तो नॉन नेगोशिएबल्स हैं जो इस एग्जाम ने मुझे दिया। एक चीज जो नीट ने आपसे ले ली हो? मेंटल हेल्थ, आई गेस वो अब ठीक होने लग गई है दोबारा से। दो चीजों में से एक चीज चूज करना है, पूछो। मेंटल पीस या नीट? मेंटल पीस ऑब्वियसली। आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि अपने बच्चे को हमेशा कहें वो? या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि बच्चा कितना स्ट्रगल कर रहा है, तो थोड़ा सा लीनियंट रहना चाहिए उनके ऊपर कि ये नहीं बोलना चाहिए एग्जाम में अगर फेल हो जाए कि आप इस बार क्यों नहीं पास हो पाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही काम करते हैं। थोड़ा सा लीनियंसी रखनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। आपके एंटायर जो नीट की जर्नी थी उसके दौरान कभी ऐसा हुआ कि आप रोए हो? नहीं, पर मैं डाउन बहुत बार हुआ हूँ, मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा या फिर डाउन फेस चल रहा है मेरा। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या कहोगे? और एक चीज और कि नीट के प्रिपरेशन के दौरान बच्चे जो रिलेशनशिप में आते हैं वो रिलेशनशिप कैसे होते हैं? मैं तो रिलेशनशिप में हूँ नहीं, मैं आज तक आ भी नहीं पाया, क्योंकि पहली बात तो नीट के टाइम में मुझे मिला नहीं टाइम, और अब अभी तो छोड़ा है, ज़्यादा टाइम छोड़ना हुआ है, तो इसलिए मैं रिलेशनशिप में आया नहीं। मैं एडवाइस तो नहीं कर सकता किसी को कि रिलेशनशिप के साथ नीट को मैनेज कैसे करना है, बट मेरे ख्याल से लोग मैनेज कर लेते हैं। और कितना मतलब ये कैसा रहता है कि 17-18 साल के बच्चे किसी रिलेशन में कितना समझ पाते हैं इन चीजों को? रिलेशनशिप काफ़ी बड़ी टर्म है, मैं इसके ऊपर क्या ही जवाब दूँ, मैं कभी रहा नहीं हूँ, बट हाँ, जैसे लोगों को पसंद आ रहा है वैसे कर रहे हैं। इस बारे में मेरी नॉलेज कम है। एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये नहीं केवल नीट वालों के लिए नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट और बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में भी लोग अपना करियर हाथ आजमाते हैं, देखते हैं अपने करियर को। कभी कभी होता है कि वो लोग है ना अपनी लाइफ को वहीं पर एंड समझते हैं कि जब उनका ड्रीम, एक पहला ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाता तो वो अपने आप को ना बहुत असहाय महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे कि लाइफ उसके बाद भी है? इससे मुझे नहीं लगता कि आपसे बेटर कोई एग्जाम्पल हो सकता है उनके लिए। मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, प्लान ए जब होता है, जब प्लान ए फेल होता है तो ही आपको पता चलता है कि लाइफ के अंदर कितने सारे और ऑप्शंस हैं। ये जब तक आप प्लान ए के स्टक रहोगे तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो ही आपको पता चलेगा। एंड इस चीज़ को कोई बुरा मान के नहीं बैठना, कोई डिमोरलाइज नहीं होना कि प्लान ए फेल हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम था या फिर कुछ, लाइफ के अंदर हर चीज़ तो नहीं मिल सकती ना हर किसी को, तो इसे ऐसे देखोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, और आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प होगी। इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगा, ठीक है? और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके, और नीट पर और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स पे भी बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और होप कि बाकी जो ऑडियंस देख रही है उनको भी इस वीडियो से काफ़ी मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।